हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की अपनी क्लास रहने वाली हिंदी पेडागोजी क्लास। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चनों की संख्या रहेगी क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 35 तक। तो आप लोग एक कॉपी और पेन ले लीजिए, जिसके ऊपर 15 से लेकर के 35 तक के नंबर नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट में बताना कौन सा क्वेश्चन सही हुआ और कौन सा गलत हुआ। ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार अब तक बन चुके हैं और इस बार भी बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना लग रही है। तो चलिए हम लोग करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लिखा है, विद्यार्थी को भाषा कौशल विकसित करने के लिए कौन सी विधा सबसे उपयुक्त होगी जो विचार व्यक्त करने में सहायक हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 दिया है परिभाषात्मक विधा, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर विवरणात्मक विधा, ऑप्शन नंबर सी है विवक्षात्मक विधा, जबकि ऑप्शन नंबर डी है कथात्मक विधा। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवक्षात्मक विधा यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भाषा अधिग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वथा असत्य है। बात की जा रही है भाषा अधिग्रहण। यहाँ पर पूछा गया है भाषा अधिग्रहण के संदर्भ में कौन सा कथन हमेशा असत्य है। यहाँ पर जब सभी बच्चों में स्वाभाविक क्षमता होती है। पहला ऑप्शन दिया है समृद्ध भाषाई परिवेश आवश्यक है, जबकि दूसरा ऑप्शन है पहले नियम सिखाने पड़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्कूल बिना भी संभव है, जबकि चौथा ऑप्शन है सहज प्रक्रिया है। तो आप लोगों को आंसर करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या पहले नियम सिखाने पड़ते हैं? आपसे असत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका असत्य है और जो असत्य वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कौन सा गलत है। बाकी आपके ऑप्शन नंबर ए सी डी यहाँ पर सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, पठन कौशल से अभिप्राय किससे है? जब छात्र पाठ पढ़ता है तो क्या प्राप्त करता है? मुख्य रूप से स्वसर उच्चारण अभ्यास, पाठ का अर्थ ग्रहण करता है, अक्षरों का ज्ञान, या फिर लेखन की प्रक्रिया। ये जो हम लोग अपनी क्लास करते हैं, ये आपके टेस्ट की क्लासें हो रही हैं। आपको अपना आकलन करना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, पाठ का अर्थ ग्रहण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, पाठ पढ़ने के अंत में ऐसी गतिविधियाँ करवानी चाहिए जो बच्चों को स्वयं कुछ करने का अवसर प्रदान करे, ना कि केवल स्वयं कार्य करने का मौका। परीक्षा की तैयारी करवाएं, किताब पर जोर दें, व्याकरण सिखाएं। तो बताइए आपको इसमें कौन सा आंसर सही लग रहा है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपने बच्चों को कोई पाठ पढ़वा दिया, तो आपको ऐसी गतिविधियाँ करवानी है पाठ पढ़ाने के बाद में जिससे बच्चे स्वयं सीखें और कुछ कर पाएँ। ऐसा अवसर आपको उनको देना है, अपने आप कुछ करें। और आपको ये नहीं करना है तो आपको बताना इनमें से क्या नहीं करना है, ये पूछा गया आपसे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्वयं कार्य करने का मौका। ऐसा नहीं है कि आप ही हर चीज़ कर दे रहे हैं, बच्चों को कोई कार्य नहीं करवा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे कम उपयोगी होगी। आपको बताना है इन चारों में से ऐसी कौन सी गतिविधि है जो हिंदी भाषा के विकास के लिए सबसे कम उपयोगी है। क्या ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, या फिर डी है? ऑप्शन नंबर ए आपका लिखा है पढ़ी कहानी का नाट्य रूपांतरण, ऑप्शन नंबर बी है मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य, ऑप्शन नंबर सी है विज्ञापनों का भाषाई विश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तिगत डायरी लेखन। तो जो सबसे कम उपयोगी है यहाँ पर वो आपका हो जाएगा मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य। बाकी आपका कहानी का नाट्य रूपांतरण ये उपयोगी है, विज्ञापनों का भाषा विश्लेषण करना भी उपयोगी रहने वाला है, व्यक्तिगत डायरी लिखना तो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। अगला क्वेश्चन है, पूरक पठन सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में जब मुख्य पाठ पूरा हो जाए। बात हो रही है यहाँ पर पूरक पठन सामग्री की। पहला ऑप्शन है द्रुत गति पठन योग्यता विकास, दूसरा ऑप्शन है केवल स्वसर पठन अभ्यास, तीसरा ऑप्शन है व्याकरण नियम सिखाना, चौथा ऑप्शन है लेखन कौशल विकास।
तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, द्रुत गति पठन योग्यता विकास। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर की ए कर लिया था तो आपका सही हो गया होगा। ऑप्शन नंबर बी लिखा है केवल, तो जहाँ पर केवल होता है वो निगेटिव आंसर होते हैं हमारे हैं। व्याकरण के नियम सिखाना, किसी चीज़ का नियम सिखाना भी निगेटिव है। लेखन कौशल, सिर्फ लेखन कौशल ही विकसित करना, ये भी आपका निगेटिव हो गया। बच कौन सा गया? द्रुत गति पठन योग्यता विकास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन लिखा है हिंदी व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है एनसीईआरटी दिशा निर्देशों के अनुसार? फटाफट आंसर करिए आप लोग। अपेक्षाकृत सर्वोत्तम विधि में से कौन सी है? क्या निगमनात्मक विधि है, आगमनात्मक विधि है, सूत्र विधि है, या फिर परंपरागत पुस्तक विधि है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग इसी चैनल के ऊपर देखिएगा, हिमांशी मैम की बहुत ही अच्छी पेडागोजी की क्लासें पढ़ी हुई हैं, जहां से आप लोग अपने 90 नंबर तक की तैयारी कर सकते हैं दोनों पेपर के लिए। इन क्लासों को आप ज़रूर देखते रहिएगा। और ये जो आपकी हिंदी क्लास है इसको आप लोग पूरी देख करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी हूबहू देखने को आपको मिल सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका आगमनात्मक विधि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वीं कक्षा का छात्र आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशिए को दाएं की ओर बढ़ाता चलता है, यह किस प्रकार के विकार का लक्षण है? क्या डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है, या फिर मंदबुद्धि है? लिखने से संबंधित अगर कोई विकार होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिसग्राफिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है भाषा अधिगम के मूल्यांकन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? बात हो रही है मूल्यांकन की, किसके? भाषा अधिगम के मूल्यांकन की। छात्र की वास्तविक क्षमता मापनी है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए भाषा अधिगम के मूल्यांकन में? पहला ऑप्शन है भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता, दूसरा ऑप्शन है केवल व्याकरण परीक्षा, तीसरा ऑप्शन है पास या फेल निर्णय, चौथा ऑप्शन है केवल बाहरी परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही है, भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता। अगला क्वेश्चन है भाषा कक्षा में मुद्रित समृद्ध भाषाई परिवेश कैसे रचा जा सकता है प्रभावी ढंग से जो छात्रों को प्रेरित करे? पहला ऑप्शन है कहानी कविता पोस्टर प्रदर्शित करना, दूसरा ऑप्शन है केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ना, तीसरा ऑप्शन है व्याकरण नियम सिखाना, चौथा ऑप्शन है परीक्षा पत्र बांटना। तो बताइए भाषा कक्षा में मुद्रित समृद्ध भाषाई परिवेश कैसे रचा जा सकता है प्रभावी ढंग से जो छात्रों को प्रेरित करे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी कविता पोस्टर प्रदर्शित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न कथनों में से आप किससे सहमत होंगे जो सीटेट दर्शन को प्रतिबिंबित करे? पहला ऑप्शन है बच्चों को असफल घोषित करना व्यवस्था की विफलता, दूसरा ऑप्शन है केवल परीक्षा पर बल, तीसरा ऑप्शन है कोई उपचारात्मक उपाय न करना, चौथा ऑप्शन है नियमित असफलता स्वीकार। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है इन चारों में से? क्वेश्चन नंबर 25 का अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है तो आपका सही है, बच्चों को असफल घोषित करना व्यवस्था की क्या होगा? फलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी वसुधा धरती आदि शब्दों पर ध्यान केंद्रित करवाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी शिक्षण में क्या होना चाहिए जो भाषा की सूक्ष्मताओं को उजागर करें? केवल पर्यायवाची शब्द सिखाना, भाषा की बारीकियों का बोध कराना, उच्चारण सुधारना, या फिर लेखन अभ्यास करवाना? जो ऊपर दिए गए हैं पृथ्वी वसुधा धरती, ये क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपको बताना है कि इन शब्दों पर ध्यान केंद्रित करवाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी शिक्षण में क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा की बारीकियों का बोध कराना। अगला क्वेश्चन है छात्रों में पठन रुचि बढ़ाने हेतु अतिरिक्त सामग्री कब और कैसे उपयोगी सिद्ध हो सकती है? फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। मुख्य पाठ्य सामग्री के पूरण हेतु। यहाँ पे पहला ऑप्शन है केवल परीक्षा संबंधी पत्रिकाएं, दूसरा ऑप्शन है पूरक पठन सामग्री, तीसरा ऑप्शन है व्याकरण संबंधी पुस्तकें, जबकि चौथा ऑप्शन है खाली कॉपी लेखन। तो छात्रों के पठन रुचि बढ़ाने हेतु अतिरिक्त सामग्री कब और कैसे उपयोगी सिद्ध हो सकती है, आपसे ये पूछा गया। इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरक पठन सामग्री। अगला क्वेश्चन है लेखन कौशल का विकास सुनना बोलना पढ़ना इन सभी के साथ संगत रूप से होना चाहिए, न कि व्याकरण के पहले
कब सिखाया जाए? तो पहला ऑप्शन है पहले व्याकरण नियम, जबकि दूसरा ऑप्शन है अन्य कौशलों के साथ एक साथ, तीसरा ऑप्शन है पूर्णतः अलग कौशल के रूप में, जबकि चौथा ऑप्शन है सबसे अंत में। तो हिंदी कौशल का विकास सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इन सभी के साथ संगत रूप में होना चाहिए, ना कि व्याकरण के पहले कब सिखाया जाए। तो इसका सही आंसर आपका रहने वाला है अन्य कौशलों के साथ एक साथ। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षण सामग्री चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होना चाहिए जो छात्रों के मानसिक स्तर को दृष्टिगत रखे? क्वेश्चन थोड़े से कठिन है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते भी हैं। तो पहला ऑप्शन है जटिल साहित्यिक पुस्तकें, दूसरा ऑप्शन है आयु एवं बलोबुद्ध के अनुरूप, तीसरा ऑप्शन है केवल अंग्रेजी माध्यम सामग्री, चौथा ऑप्शन है केवल वीडियो संसाधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयु एवं बलोबुद्धि के अनुरूप, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के भाषा अधिगम क्रम के अनुसार भाषा कौशलों का प्राकृतिक विकास क्रम क्या होना चाहिए जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित हो? पहले लेखन, फिर श्रवण बोलना पढ़ना लिखना, या फिर सबसे पहले व्याकरण, या फिर पढ़ना सबसे पहले? तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसका जो सही क्रम होता है यही होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुभाषी कक्षा में क्षेत्रीय भाषा का उपयोग, कोई क्लास कैसे है बहुभाषी यानी कि बच्चे अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, तो क्षेत्रीय भाषा का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए हिंदी शिक्षण के संदर्भ में जो छात्रों के लिए प्राकृतिक हो? मातृभाषा का पूर्ण निषेध कर दें? नहीं। सहायक के रूप में उपयोगी होगा, ये हो सकता है। केवल हिंदी का प्रयोग केवल लग जाए तो गलत हो जाएगा। गलती पर दंड देना ये भी आपका गलत है, तो आपके पास में बच गया सहायक के रूप में उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छात्रों द्वारा भाषा संबंधी गलतियों का उपचार कैसे किया जाना चाहिए सीटेट दृष्टिकोण से जो सकारात्मक शिक्षण को बढ़ावा दे? पहला ऑप्शन लिखा है तत्काल डांटना फटकारना, तो डांटना और फटकारना तो आपको पता है निगेटिव में चला जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी है सकारात्मक प्रतिपुष्ट देना, ये आपका हो सकता है। आगे भी देखते हैं त्रुटियों की अनदेखी करना, ये भी गलत है आपका, गलतियों की अनदेखी आप करते रहेंगे। जबकि ऑप्शन नंबर डी है कक्षा में हंसी उड़ाना, ये भी आपका गलत है। तो आपके पास में बच गया ऑप्शन नंबर बी, यही आपका सही हो जाएगा सकारात्मक प्रतिपुष्ट देना। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर रचनात्मक लेखन कौशल विकास हेतु कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को बढ़ावा दे? केवल, जहाँ पे केवल आ जाए उसको आपको देखने ही काट देना है। व्यक्तिगत डायरी लेखन, या फिर केवल वाक्य रचना अभ्यास, अन्य भाषा में अनुवाद, तो ये सब गलत है। आपके बच गया व्यक्तिगत डायरी लेखन। ब्लूम की संज्ञानात्मक क्षेत्र टेक्सोनॉमी के अनुसार सबसे उच्च स्तर का संज्ञानात्मक कौशल कौन सा है जो रचनात्मक सोच को दर्शाता है? ज्ञान का स्तर है, सृजन का स्तर है, समझ का स्तर है, या फिर अनुप्रयोग का स्तर है? तो यहाँ पर आपका ज्ञान का स्तर नहीं होगा, समझ का भी नहीं, अनुप्रयोग का भी नहीं है, क्या है सृजन का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सीसीई का पूर्ण रूप क्या है सीटेट पाठ्यक्रम के अनुसार जो मूल्यांकन की व्यापकता को दर्शाता है और प्रगति पर निगरानी रखता है? सीसीई का पूर्ण रूप पूछा गया है आपसे, तो बताइए इनमें क्या होगा? व्यापक निरंतर मूल्यांकन है, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन है, कक्षा केंद्रित मूल्यांकन, या फिर परीक्षा आधारित मूल्यांकन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत सारे लोग गलत भी करते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सीसीई का जो पूर्ण रूप है सीटेट पाठ्यक्रम के अनुसार जो मूल्यांकन की व्यापकता को दर्शाता है और प्रगति पर निगरानी रखता है वो है व्यापक निरंतर मूल्यांकन, ना कि निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए गलत है, सी और डी तीनों गलत हैं। जो सही है वह है व्यापक निरंतर मूल्यांकन। तो आप लोग बताइए इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? क्या आप लोग 10 से 12 क्वेश्चन सही कर पाए या फिर नहीं कर पाए? बता करके जरूर जाइएगा। मिलेंगे आपको एक और इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ में। जब तक आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, और आप हिमांशी मैम की भी कई सारी वीडियो देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित रहेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।